आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो सिर्फ सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेकिन लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप हो गए, मैं हो गया, कोई और हो गया, हम सब क्या करते हैं कि हम सबको डेली बेसिस पे हमारा जो डेली रूटीन वर्क है, डेली लाइफ तो करनी है, डे टू डे लाइफ हमको करनी है कंपलसरी। तो हर जगह पे हर रोज़ ऐसा नहीं हो सकता कि आप जैसा चाहते हो उसी हिसाब से आपके सराउंडिंग में चीज़ें जो है, थिंग्स जो है वो सेटअप हो जाए। बहुत सारे केस में ऐसे होता है कि आपने जो सोचा उससे विपरीत हुआ, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी बनी कि जो नेचुरल है, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए हमारे माइंड में नेचुरली ही काफ़ी सारे मैकेनिज़म्स जो है वो इंस्टॉल है। उसी को हम क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म। डे टू डे लाइफ में हमें जो भी स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, फियर हो गया, इन सारी चीज़ को फाइट करने के लिए डे टू डे लाइफ में हम जितने भी मैकेनिज़म्स यूज़ करते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, डिफेंस मैकेनिज़्म। ठीक है, तो ये थोड़ा छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन हो गया। कोई भी पूछे कि डिफेंस मैकेनिज़्म किसे कहेंगे, तो एक सीधी लाइन में जवाब देना है कि डे टू डे लाइफ के अंदर जो भी सर्कमस्टेंसेस, जो भी सिचुएशन हमारे सामने आती है उसमें पॉजिटिव रही तो हमको अच्छा लगता है, नेगेटिव रही तो एनी हाउ वी हैव टू डील विद दैट। कैसे भी करके हमें उस सिचुएशन से बाहर निकलना है और हमको कोप अप करना है। उस वक्त हम जो भी मैकेनिज़म्स अप्लाई करते हैं हमारे माइंड से, हमारी बॉडी से, जो भी कहो आप, उसी को हम कहेंगे डिफेंस मैकेनिज़म्स। ठीक है, सो दिस इज जस्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन। सिगमंड फ्रॉइड in 1904 used this term as defense mechanism to refer to the unconscious process protects a person against the anxiety, shame, loss of self-esteem, conflict and unacceptable feelings। ठीक है, दूसरे एंगल से अगर कहा जाए कि डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या है, तो डिफेंस मैकेनिज्म मीन्स mechanisms, kind of mechanisms, kind of methods which helps us to protect from the unwanted feelings, unwanted stress, unwanted depression, unwanted anxiety। एक तरफ से डिफेंस मैकेनिज्म सेल्फ को, खुद को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ, उसी को हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। ये इंट्रोडक्शन अगर आप याद नहीं रख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं याद रहा तो भी ठीक है, मत याद रखना, लेकिन एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है ये। आगे बढ़ते हैं। कोपिंग, कोप अप। कोपिंग का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है डीलिंग। ठीक है, और एक टर्म है कोप अप। कोप अप किसे कहेंगे? कोप अप, कोप अप करना मीन्स जैसे तैसे करके उस सिचुएशन से खुद को बाहर लेके आना, टिके रहना, उसी को हम कहेंगे कोप अप। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं कि सपोज देयर इज अ लॉस ऑफ क्लोज वन इन द फैमिली। हमारी फैमिली के अंदर सपोज किसी पर्सन की अगर डेथ हो चुकी है, तो डेथ हो चुकी है, इट इज़ अ काइंड ऑफ सैडनेस इन द फैमिली। अब जैसे तैसे करके हमको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, जो इंसिडेंट हुआ हमारी फैमिली में, वो कोई अच्छा इंसिडेंट तो है नहीं कि हम मतलब उसको उसमें कोई खुश होने वाली बात तो है नहीं। वो एक सैडनेस है, एक ग्रीफ प्रोसेस है, एक ग्रीफ है वहाँ पे। उस सिचुएशन से जैसे तैसे करके हम फाइट करते हैं, डील करते हैं, और वो जो सदमा जो है उससे कैसे भी करके बाहर निकलने का हम रास्ता देखते हैं, उसी को हम कहते हैं कोप अप। ऐसी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती है जिसके अंदर हमको कोप अप करने की ज़रूरत पड़ती है। सो कोपिंग और द डीलिंग, कोपिंग का ही एक मतलब है डीलिंग। Coping is the way one adapts to a stressor psychologically, physically and behaviorally। ठीक है, स्ट्रेसर, स्ट्रेसर मतलब क्या? स्ट्रेसर मतलब ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको स्ट्रेस दे रहा है उसी को कहेंगे स्ट्रेसर, या फिर कोई भी ऐसा स्टिम्युलस, कोई भी ऐसा स्टिम्युलस जो आपको स्ट्रेस दे रहा है उसको हम कहेंगे स्ट्रेसर। साइकोलॉजिकली भी देता है, फिजिकली भी देता है, बिहेवियरली भी देगा। द ईगो usually copes with anxiety through rational means when anxiety is too painful
द इंडिविजुअल कोप्स बाय यूजिंग द डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट द ईगो एंड डिमिनिश द एंग्जाइटी। देखो इसमें जो समझने वाली एक खास बात जो है वो है ईगो। ईगो को हम लोगों ने बहुत ये वर्ड जो है उसको बहुत सिर पे चढ़ा रखा है। मतलब कोई ऐसा अकड़ू इंसान आपको मिल गया तो हम तुरंत कहते हैं यार बहुत ईगो दिखा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। एक्चुअल में ईगो क्या है? ईगो मीन्स वन काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ वन सेल्फ। आप अपनी जो सेल्फ है, अपना जो सेंस जो है, सेंस ऑफ जो भी ह्यूमर जो है, उसी को एक तरफ से हम ईगो कहते हैं। इट इज अ वन काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस और द सेंस ऑफ वन सेल्फ, उसी को कहेंगे ईगो। सेंस होना बहुत जरूरी है, खुद के अंदर जो सेंस है उसी का नाम है ईगो। मेरा कहने का मतलब ये है। हमने उसको क्या किया, काफ़ी नेगेटिवली ले लिया। कोई कुछ अकड़ दिखा रहा है, कह रहे, हम तुरंत कहते हैं कि यार इसको ईगो बहुत है, इसको ये बहुत है, इसको वो बहुत है। ठीक है, वो नेगेटिव ईगो है। लेकिन पॉजिटिव ईगो का जो काम है, पॉजिटिव ईगो का जो काम है वो है कि एंग्जाइटी और जितनी भी पेनफुल सिचुएशंस हमारी लाइफ के अंदर आती है उसको डिमिनाइज करना, उसको कैसे भी करके रिड्यूस करना या तो रिलीव करने का काम जो है वो ईगो करता है। डिफेंस मैकेनिज्म आर मेथड्स ऑफ अटेम्प्ट थिंग्स टू प्रोटेक्ट द सेल्फ एंड कोप विद द बेसिक ड्राइव्स। देखो फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा, ड्राइव का मतलब होता है एक तरफ से बहाव। ड्राइव का मतलब क्या हो गया? एक तरफ से बहाव हो गया। अगर हिंदी में बह जाना किसी पर्टिकुलर चीज़ के पीछे या ऑब्जेक्ट के पीछे, उसी को दूसरे एंगल से मैं कहूँ तो ड्राइव जो है वो एक तरफ से साइकोलॉजिकल नीड है। ड्राइव क्या है? साइकोलॉजिकल नीड। जैसे कि आपको कोई चीज़ खाने में अच्छी लग रही है, जैसे ही वो चीज़ आपके सामने आती है आप तुरंत ही उसके बहाव में ढह जाते हो, यार मुझे तो ये खाना है, वो खाना है, पानी पूरी खानी है, कहीं से गर्मा गर्म पकौड़े की स्मेल आ गई, मुझे ये खाना है। स्मेल देख के ही मतलब मुंह में पानी आ जाना, उसी को ड्राइव कहते हैं। ठीक है, ड्राइव जो है वो एक तरफ से साइकोलॉजिकल नीड है और ऐसी बहुत सारी साइकोलॉजिकल नीड्स हमारी बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन के तरफ हम आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। सो डिफेंस मैकेनिज्म is a pattern of adjustment through which an individual relieves the anxiety caused by an uncomfortable situation that threaten the self esteem। self esteem ये टर्म एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। self esteem का मतलब है आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ इम्पोर्टेंस। ऐसी दो चार चीज़ें इकट्ठी होकर आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो क्रिएट होता है। कॉन्फिडेंस भी इंक्लूड होता है उसके अंदर, सेल्फ इम्पोर्टेंस भी उसके अंदर इंक्लूड होता है। ये सारी चीज़ें जो मिलकर ना जो बनता है उसी को हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या हो गया? इट इज़ अ वन काइंड ऑफ पैटर्न और मेथड भी कह सकते हो इसको आप। इट इज़ अ वन काइंड ऑफ मेथड ऑफ एडजस्टमेंट थ्रू विच एन इंडिविजुअल रिलीव्स द एंग्जाइटी। एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम एंग्जाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, उसको रिड्यूस करने का, रिलीव करने का जो हम काम करते हैं उसी को हम कहेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस आपने सुना होगा, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। मतलब डिफेंस का मतलब क्या हो गया? रक्षा। ठीक है, यहाँ पे किसकी रक्षा होने वाली है? सेल्फ, खुद की। टू प्रोटेक्ट दी वन सेल्फ भी आप कह सकते हो। टू प्रोटेक्ट दी वन सेल्फ, खुद को रक्षण देने की बात है यहाँ पे। ठीक है, किसी और को नहीं, खुद को रक्षण देने की एट द लेवल ऑफ साइकोलॉजी, एट द लेवल ऑफ माइंड, उसी को हम कहेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म्स आर द मेथड्स ऑफ अटेम्प्टिंग टू प्रोटेक्ट द सेल्फ। देखो आया ना, प्रोटेक्ट द self and cope with the basic drives or emotionally painful thoughts, feelings or the events। क्लासिफिकेशन क्या है? दो ही क्लासिफिकेशन है। मेक इट वेरी सिंपल। देखो साइकेट्रिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना कॉम्प्लिकेटेड करना चाहेंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो मेरा जो काम है वो है मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को एकदम शॉर्ट कर लेता हूँ, एकदम कॉम्प्लेक्स कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना आए, काफ़ी इजी रहे। ठीक है, दो टाइप्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव।
कुछ भी ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पूछे कितने टाइप्स के क्लासिफिकेशन है डिफेंस मैकेनिज्म में, दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपकी जो बुक जो है उसके अंदर ऐसे बाइफरगेट करके जहाँ तक मेरा ख्याल है नहीं दिया गया। मैंने क्या किया, बाइफरगेट किया कि पॉजिटिव कौन से है और नेगेटिव कौन से है, ठीक है। सो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म, वन बाय वन हम देखेंगे कि पॉजिटिव में कौन कौन से कवर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में हमारे पास टोटल 6 है। कंपेंसेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, अनडूइंग, सब्लिमेशन, रेशनलाइजेशन एंड रिप्रेशन। विल सी वन बाय वन। ओके, negative defense mechanism are displacement, projection, regression, reaction formation is also there, conversion, dissociation and the denial. First one in positive defense mechanism, that is compensation. बोलचाल की लैंग्वेज में बहुत बार हम ये वर्ड यूज करते हैं, कंपेंसेट करना। यार मैं कंपेंसेट कर लूँगा यार कैसे भी करके, क्या बोलते हैं, मैं कैसे भी करके कंपेंसेट कर लूँगा। मतलब क्या, उसका मीनिंग क्या निकला, ये एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। कि मान लो कि कोई स्कॉलर स्टूडेंट है, ठीक है, कोई स्कॉलर स्टूडेंट है, उसका मतलब उसकी एग्ज़ाम चल रही है और किसी भी रीज़न से उसका कोई एक पेपर जो है, एक एग्ज़ाम जो है वो इतना अच्छा नहीं गया। जैसे ही वो रूम से बाहर निकला, एग्ज़ाम रूम से बाहर निकला, किसी ने पूछा कि कैसा गया, घर पे आके घर वालों ने पूछा, बोर्ड की एग्ज़ाम हो या कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, पूछा कि भाई कैसा गया, बोला कि यार इतना अच्छा नहीं गया लेकिन मैं कंपेंसेट कर लूँगा कैसे भी करके। कंपेंसेट कर लूँगा, इसका मतलब ये निकला कि वो ऐसे कह रहा है कि इसमें थोड़े बहुत कम मार्क्स आएंगे, मेरे कम नंबर बनेंगे, लेकिन बाकी के जो 2-3 पेपर्स बचे उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा स्कोर करूँगा, ताकि ये जो कम आ रहे हैं उसकी मैं क्या करूँगा, भरपाई करूँगा एक तरफ से। कंपेंसेट का मतलब क्या हो गया, भरपाई करना हो गया, ठीक है। So compensation is it is a pattern by which tension or the anxiety relieved by an individual मेकअप फॉर पर्सनल वीकनेस। जो भी पर्सनल वीकनेस थी, ठीक है, कि पहला जो पेपर था उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छे से नहीं लिखा होगा, अच्छे से नहीं आता होगा, तो उसने क्या किया, वो स्टूडेंट अब क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो, अ स्टूडेंट हु फेल्स इन ही स्टडीज में कंपेंसेट बाय बिकमिंग द कॉलेज चैंपियन इन एथलेटिक्स। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो पढ़ाई में ही तेज हो। कोई स्टूडेंट ऐसा है कि आजकल हम जानते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स है वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि बाजू वाले लड़के का इतना परसेंटेज आया, तेरा तो इतना ही है, तो कुछ पढ़ता नहीं है। समझ रहे हो, आप सबके साथ ये चीज़ हो रही है, मेरे साथ भी होती थी जब मैं पढ़ाई करता था। तो ऐसी सिचुएशन में ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि मतलब जो बच्चा पढ़ाई में वीक है वो हर कैटेगरीज में, हर फील्ड के अंदर वीक है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, ये कंपेंसेशन डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। मतलब स्टडी में कैसा है, वीक है, इतना ही याद रखना है। स्टडी में कैसा है, पर्सनल वीकनेस है स्टडी में, तो वो बच्चा क्या करेगा, एग्जाम में भले ही वो फेल हो गया, लेकिन कॉलेज चैंपियनशिप जो होगी उसके अंदर, एथलेटिक्स के अंदर वो क्या करेगा, टॉप पे जाएगा। कॉलेज चैंपियनशिप में एथलेटिक्स के अंदर वो काफ़ी ऊपर बढ़ेगा, टॉप पे जाएगा। तो स्टडी में जो वीकनेस रह गई थी उसको वो कंपेंसेट कर रहा है स्पोर्ट्स के थ्रू, एथलेटिक्स के थ्रू, ठीक है। नंबर 2, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन नाम के अंदर इसका मीनिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इट इज एन अटेम्प्ट टू अवॉइड एक्सप्रेसिंग actual emotions associated with a stressful situation by using the intellectual processes of logic, reasoning and the analysis। यहाँ पे जो पेशेंट जो है वो लॉजिक को अप्लाई करता है, रीजनिंग मतलब वो भी एक तरफ से लॉजिकल वे हो गया, और एनालिसिस मतलब सारी माइंड गेम खेलता है पेशेंट। यहाँ पे क्या करता है, माइंड गेम, शातिर बंदा है, नकली काइंड ऑफ। एग्जाम्पल क्या है, पर्सन शोज नो इमोशनल एक्सप्रेशन व्हेन डिस्कसिंग अबाउट द सीरियस कार एक्सीडेंट।
ऐसा पेशेंट, ऐसा व्यक्ति, यहाँ पे मैं यहाँ पे पेशेंट नहीं बोलूँगा क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिज्म हम सबकी बात हो रही है, पेशेंट की भी हो रही है, आपकी भी हो रही है और मेरी भी हो रही है। तो ऐसा व्यक्ति कि जिसके सामने अगर आप कार एक्सीडेंट की बात कर रहे हो तो वो बंदा कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। मतलब सपोज आप ऐसी कोई बात कर रहे हो कि यार उसका कार एक्सीडेंट हुआ, उसको बहुत लगी, ये हो गया वो हो गया, तो एक नॉर्मल सेंसिटिव इमोशनल पर्सन जो होगा उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सैड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो पेशेंट जो है, यहाँ पे जो पर्सन जो है, जो इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है, वो क्या करेगा कि ऐसी सिचुएशन को इस तरफ से लेगा जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। समझ रहे हो? इस तरफ से ये सिचुएशन को लेगा कि जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दैट इज वाई इट इज लाइक पर्सन शोज नो इमोशनल एक्सप्रेशंस, कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है। कार एक्सीडेंट की बात हो रही है लेकिन फिर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है। ज़्यादातर मैं और एक बात आपको समझाऊं कि जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं क्या 24/7 खुद को काफ़ी ऑब्जर्व करते रहता हूँ सराउंडिंग में। मैं सराउंडिंग को काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ। मैंने अक्सर ऐसे देखा है कि ये जो अकड़ू लोग होते हैं ना, ये जो अकड़ू लोग होते हैं वो काफ़ी नकली किस्म के आदमी होते हैं। ये जो अकड़ू लोग होते हैं वो काफ़ी नकली किस्म के आदमी होते हैं, क्योंकि अगर वो अपनी जो अकड़ जो है, अपनी जो अकड़ जो है उसको अगर जो बाहर लाएंगे, अपनी जो अकड़ जो है उसको अगर वो बाहर लाएंगे, या तो फिर वो अकड़ जो है उसको अननेसेसरीली कहीं पे शो करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो एक तरफ से ऐसा समझा जा सकता है कि उनकी असलियत बाहर आ जाएगी। अगर वो अकड़ नहीं दिखाएंगे तो उनकी जो असलियत है वो बाहर आ जाएगी। इसीलिए जहाँ भी आप जाओ कि कोई आदमी ऐसा है कि वो जो अकड़ रहा है, तो ऐसा समझ लेना वो कोई नकली आदमी है। जहाँ पे भी आप ऐसा देखो कि कोई आदमी है वो अकड़ रहा है, तो ये चीज़ गांठ बांध लेना आप कि वो इंसान कैसा है, कोई नकली इंसान है। तो ये चीज़ आप खास याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे भी पेशेंट जो है वो एक तरफ से नकली बन के घूम रहा है, नकली, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये जो अकड़ू लोग होते हैं वो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वो नकली होते हैं, क्योंकि अकड़ेंगे नहीं तो असलियत बाहर आ जाएगी, अकड़ेंगे नहीं तो असलियत बाहर आ जाएंगी। और ऐसे जो लोग होते हैं, जहाँ पे भी आप ऐसे कोई इंसान को देखते हो कि वो ज़्यादा ही अकड़ रहा है, समझ लेना अपने दिमाग में कि वो इंसान कैसा है, नकली है। यहाँ पे भी पेशेंट जो है, वो पर्सन जो है, वो इस तरफ का बिहेवियर आपको शो करता है, ठीक है। ये हम सब की बात हो रही है, इसीलिए मैं हम सबको रिलेट करके भी आपको समझा रहा हूँ। अनडूइंग नंबर 3, अनडूइंग का मतलब है कॉन्शियसली डूइंग समथिंग टू काउंटरएक्ट और मेकअप फॉर द रॉन्ग डूइंग। यहाँ पे इंसान कोई ऐसी गलती करेगा जिसको भरपाई करने के लिए सामने वो कोई अच्छी चीज़ कर लेगा। पहले वो गलती करता है, उसको रिग्रेट जैसा फील होता है कि यार मैंने जो किया वो गलत किया, उसकी वजह से वो क्या करेगा कि कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा कि जो गलत किया है, रॉन्ग डूइंग जो किया है, उसकी भरपाई हो सके। एग्जाम्पल इज अ डॉटर शाउट एट हर फादर एज देयर इज नो पेट्रोल इन द कार एंड इज गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस, ब्रिंग अ फेवरेट फूड फॉर हर फादर टू ईट। कोई लड़की है, उसको मतलब ऑफिस जाना है, जैसे ही एक्टिवा स्टार्ट की पेट्रोल नहीं है, वो तुरंत शाउट करेगी यार पापा ने ये किया, पापा ने पेट्रोल नहीं डलवाया, ये वो, काफ़ी ज़ोर से चिल्लाई, काफ़ी ज़ोर से शाउट किया। जैसे ही वो ऑफिस गई, उसको काफ़ी रिग्रेट हुआ है कि यार बेवजह पापा के ऊपर मैंने ये किया वो किया, गुस्सा किया, ज़्यादा एग्रेशन दिखा लिया। इसीलिए उसको पूरे दिन काफ़ी रिग्रेट फील होता है। इसीलिए वो क्या करेगी कि जब रिटर्न आएगी ऑफिस से, तो वो अपने फादर के लिए, अपनी फादर की जो फेवरेट डिश रहेगी, फेवरेट फूड जो रहेगा, वो लेके आएगी ताकि फादर जो है वो खुश हो सके। उसको बोलते हैं मेकअप करना। क्या बोलेंगे उसको? मेकअप करना, मेकअप, भरपाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, सब्लिमेशन। एकदम इजी है, एकदम सिंपल है, ठीक है। साथ साथ में आप लोग चलना। चैनलाइजेशन ऑफ सोशली अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स इनटू द एक्सेप्टेबल फॉर्म्स। इन दिस मैकेनिज्म
Primitive impulses are transferable or directed to a socially useful goal. एग्जाम्पल, मैं सारे एग्जाम्पल इसीलिए लेके आया हूँ ताकि तुरंत ही आपको समझ में आ जाए. अ टीनेज बॉय विथ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एंड एग्रेसिव फीलिंग्स बिकम अ फुटबॉल प्लेयर. देखो क्या मतलब हो गया सब्लिमेशन का, कि प्रीमिटिव इम्पल्सिस, हमारे बॉडी के अंदर से इम्पल्सिस जनरेट होती है ना, वो ट्रांसफ़र होती है. जो भी इम्पल्सिस हमारे बॉडी के अंदर से ट्रांसफ़र होती है उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना. इसीलिए एग्जांपल में लेके आया हूँ कि टीनेज बॉय, एक ऐसा बॉय, टीनेज बॉय कि जो कॉम्पिटिटिव है, स्पर्धात्मक है काफ़ी, और एग्रेसिव, काफ़ी गुस्से वाला भी है, एग्रेशन है उसके अंदर. तो वो क्या करता है, अपनी जो कॉम्पिटिटिवनेस है, एग्रेसिवनेस है, उसको एक फुटबॉल प्लेयर बनने में लगाता है. क्योंकि फुटबॉल प्लेयर बनने में काफ़ी एग्रेशन और कॉम्पिटिटिवनेस की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है. तो उसने क्या किया, अपनी जो क्वालिटी थी उसके हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज़ किया और वो आगे बढ़ता है. इस डिफेंस मैकेनिज्म को हम कहेंगे सब्लिमेशन. Rationalization. It is a defense mechanism in which an individual justifies his failures and socially unacceptable feelings and behaviors by making excuses or socially approved reasons. दो चीज़ याद रखना है यहाँ पे, making excuses and socially approved reasons. यहाँ पे क्या होता है कि एग्जाम्पल है, एक हस्बैंड है, वो अपनी जो वाइफ है उसकी कंपनी ज़्यादातर एंजॉय नहीं करता है जब वो बाहर जाता है. तो वो क्या करेगा, अपनी जो वाइफ है उसको घर पे ही छोड़ देगा, वाइफ एट होम, एंड ही गिव्स लॉजिक दैट हिज वाइफ इज़ सोशली शाई, कि मेरी जो वाइफ है वो सोशली काफ़ी शाई है, इसीलिए जब भी मैं कहीं पार्टी पे जाता हूँ, फ्रेंड्स के उधर जाता हूँ या कहीं पे भी आउटिंग पे जाता हूँ, तो मैं उसको नहीं लेके जाता क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता. इस तरफ से वो एक लॉजिकल रीज़न देता है या तो एक्सक्यूजेस देता है. उस टाइप का जो भी पर्सन करता है उसको हम कहेंगे कि इसने रेशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म अप्लाई किया है. रिप्रेशन. देखो रिप्रेशन का एक सीधा सा मीनिंग जो मैं निकालता हूँ हर वक्त वो है दबाव. रिप्रेशन का एक सीधा सा जो मैं मीनिंग निकालता हूँ वो है दबाव. अपने आप को, अपने माइंड के अंदर जो भी अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स या तो अनकॉन्शियस लेवल पे जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन लेके जो हम लोग चलते हैं उसको कैसे भी करके दबा के रखना. क्या होता है एग्जैक्टली देखते हैं. रिप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ अनकॉन्शियस फॉरगेटफुलनेस ऑफ आवर अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस. Repression is the involuntary forgetting of painful feelings, ideas and experiences from one's awareness. डे टू डे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती है. ऐसा कोई इंसान ही नहीं हो सकता जिसको कभी कोई पेनफुल उसकी लाइफ में, मतलब उसकी लाइफ में कोई ऐसा पेनफुल इवेंट ही ना घटा हो. स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपको भी फील होता है, मुझे भी होता है, हर किसी को होता है. तो यहाँ पे पेशेंट क्या करता है, यहाँ पे पर्सन क्या करता है कि ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके माइंड में, जितने भी साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उसको एक तरफ से वो दबा के रखता है, उसको बाहर नहीं ला सकता. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिसको हम बाहर नहीं ला सकते. तो ऐसा जो इंसान जो है वो ऐसी सारी चीज़ें अपने पर्सनल कॉन्शियस अवेयरनेस के थ्रू उसको जैसे तैसे करके बुलाने की कोशिश करता है कि ऐसा मेरे साथ हुआ ही नहीं था. वन काइंड ऑफ इग्नोरेंस वो करता है. ठीक है. एग्जाम्पल, अ मैन इज जेलस ऑफ हिज गुड फ्रेंड्स सक्सेस बट इज अनअवेयर ऑफ हिज फीलिंग्स ऑफ जेलसी. ठीक है, ये आपके साथ होता होगा. आपका कोई वो 3 इडियट्स का एक डायलॉग नहीं है कि फ्रेंड जो है वो फेल हो जाए तो काफ़ी दर्द होता है, काफ़ी तकलीफ होती है, लेकिन वही फ्रेंड अगर फर्स्ट आ जाए तो और ज़्यादा तकलीफ होती है. तो ये वाली बात है कि अ मैन इज जेलस ऑफ हिज गुड फ्रेंड सक्सेस बट इज अनअवेयर ऑफ हिज फीलिंग्स ऑफ द जेलस. कि कोई फ्रेंड है, वो अगर सक्सेस हो गया, ठीक है, तो हमको जेलस होती है, लेकिन हम उसको दिखा नहीं सकते कि तेरा ये जो तूने ये जो अचीव किया उसकी वजह से मुझे ये
फीलिंग्स जो है, जेलेसी फीलिंग्स वो जनरेट हो रही है, ऐसा हम उसको दिखा नहीं सकते। हम क्या करते हैं, उसको जैसे जैसे करके बुलाने की कोशिश करते हैं, तो उसी को हम कहेंगे रिप्रेशन। नंबर 6 ही थे, ठीक है। पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में 6 थे। उसके बाद नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म्स, डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेस करना, ठीक है, ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इन दिस डिफेंस मैकेनिज्म अनकॉन्शियस इमोशनल फीलिंग इज ट्रांसफर्ड टू पर्सन और द ऑब्जेक्ट हु आर लेस डेंजरस देन दोज हु इनिशियली अराउज द इमोशन। मतलब जो भी इम्पल्स हमारी बॉडी से जनरेट हुई उसको, मतलब इम्पल्स मीन्स वन काइंड ऑफ एनर्जी, जो भी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर से जनरेट हुई उसको हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर करते हैं जो हमारे एकदम क्लोज होते हैं, नज़दीक में होते हैं, हमारे सराउंडिंग में होते हैं। अराउज द इमोशन, इनिशियली अराउज जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। An individual who is using displacement is unaware of this at that time, but later he can realize it. पहले वो ऐसी गलती कर देगा, बाद में उसको रियलाइज होता है कि यार ये जो मैंने किया वो बहुत गलत किया। देखो एग्जाम्पल से इजी हो जाएगा कि a person who is angry with his boss but cannot show it for fear losing the job may fight with his wife on return from the office। ठीक है, कोई पर्सन जो है वो उसका जो बॉस है उसके ऊपर उसको काफ़ी गुस्सा है, बॉस ने उसको खटखटाया, ये किया वो किया, काम नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, माइंड में काफ़ी गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या करेगा, बॉस पे थोड़ी गुस्सा करेगा, गुस्सा करेगा तो इमीडिएटली उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो वो क्या करता है, जैसे ही घर पे आता है पूरा गुस्सा निकल जाएगा आपकी वाइफ के ऊपर, ठीक है। आपके साथ भी ये होता है, मेरे साथ भी बहुत बार ये होता है कि यार गुस्सा, मतलब गुस्सा किसी और चीज़ की वजह से और गुस्सा निकल कहीं और रहा है। तो ये वाला जो नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पॉजिटिव वाले डिफेंस मैकेनिज्म में सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में जा रही है, यहाँ पे निगेटिव में सारी निगेटिव में जाएंगे। आपने देखा डिस्प्लेसमेंट में कि निगेटिव हो रहा है पूरा। प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन का मतलब है प्लेसिंग ब्लेम फॉर ओन डिफिकल्टीज अपॉन द अदर्स। मतलब खुद की गलती का जो टोपला जो है वो किसी और के सर पे डाल देना, उसी को हम कहेंगे प्रोजेक्शन। बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं समझना है, ठीक है। हियर अदर्स आर सीन एज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ओन मिस्टेक। मैंने जो किया, मेरे से जो भी गलती हुई मैं ब्लेम करूँगा, यार तेरी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये नहीं हो पाया, उसकी वजह से मेरा ये बिगड़ गया। ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म को दर्शाती है। एग्जाम्पल है उसका, अ सर्जन हु डिड मिस्टेक इन द ऑपरेशन में इंसिस्ट दैट इट हैपेंड बिकॉज थिएटर नर्स एंड वार्ड बॉय डिड देयर टास्क बैडली। ऑपरेशन थिएटर में गलती है डॉक्टर की, लेकिन वो बाहर आके क्या बोलेगा कि ये जो नर्सिंग स्टाफ है, ये जो नर्स है और वार्ड बॉय है, उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया, इसकी वजह से ये पेशेंट की इतनी गंदी हालत हुई। मतलब खुद की गलती डॉक्टर की है, लेकिन वो क्या करेगा, नर्स को या वार्ड बॉय जो है उसको ब्लेम करेगा, उसको कहेंगे प्रोजेक्शन। नंबर 3, रिग्रेशन। जब भी रिग्रेशन आप सुनो, आपने सुना होगा रिग्रेट। रिग्रेट आपको पता होगा रिग्रेट का मीनिंग। रिग्रेट मतलब एक तरफ से पछतावा, ठीक है, पछतावा हम करते हैं ना लाइफ में, उसी को हम कहेंगे रिग्रेट। रिग्रेट जो है वो यहीं से निकला है, रिग्रेशन से। रिग्रेशन मीन्स एंड इमेच्योर वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू अ स्ट्रेस और गो बैकवर्ड्स। इन दिस द अडल्ट रिवर्ट बैक टू एन अर्लियर डेवलपमेंट लेवल इन ऑर्डर टू डील विद द रियलिटी। देखो इसको थोड़ा अच्छे से समझना, इमेच्योर वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रेस और गो बैकवर्ड। गो बैकवर्ड मतलब अपने ऐसा कह सकता हूँ फ्लैशबैक, बचपन में चला जाता है आदमी। आदमी कहाँ चला जाएगा, बचपन में, बैकवर्ड्स। और स्ट्रेस, रिस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रेस और गो बैकवर्ड्स। इन दिस द अडल्ट रिवर्ट बैक टू एन अर्लियर डेवलपमेंट। बचपन में उसका जो डेवलपमेंट लेवल था
उसको वो यूज़ करता है यहाँ पे रियलिटी को फेस करने। एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आप काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे कि रिग्रेशन में होता क्या है। यहाँ समझ लो, adult who may regress to the oral stage of development, आप सबने पढ़ा होगा oral stage of development। जो थम सकिंग जो था, ठीक है, पीडियाट्रिक में भी आता है, ये पीडिया में भी है थम सकिंग। तो एक चाइल्ड के अंदर ये थम सकिंग कब आता है? आपने बुक पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल एंजाइटी वाली सिचुएशन में चाइल्ड अपने आप को पाता है, उसी वक्त उसको ये महसूस होता है थम सकिंग, ठीक है। लेकिन वही थम सकिंग को अगर कोई अडल्ट लेटर लाइफ में, मतलब 24-25 साल का कोई इंसान है और वो अगर जब भी प्रॉब्लम में खुद को पाता है, उसको एंजाइटी फील हो रही है और वो थम सकिंग चालू करेगा तो कैसा लगेगा। लेकिन यहाँ पे वो पर्सन ऐसा करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम वन काइंड ऑफ नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म हम कहेंगे, ठीक है, रिग्रेशन। उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। नर्स मेक्स एन एरर इन गिविंग मेडिकेशन एंड स्टार्ट्स क्राइंग। बच्चे जब छोटे होते हैं तब कोई भी गलती करके तुरंत ही रोना चालू करते हैं। कोई भी गलती करेगा बच्चा तुरंत क्या करेगा, रोना चालू करेगा। यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ की बात हो रही है। एक नर्स है, वो मेडिकेशन देने में, मतलब आईवी की जगह पे आईएम दे दिया, या फिर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गया है, उसकी वजह से, उसकी गलती की वजह से तुरंत वो क्या करेगा, क्राइंग स्टार्ट कर देगी। वो नर्सिंग स्टाफ जो भी है, मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, ठीक है, उसी को हम कहेंगे रिग्रेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन। In this defense mechanism, the unacceptable real feelings are repressed and acceptable opposite feelings are expressed। क्या होता है कि unacceptable real feelings, जो actual feelings है, उसको वो दबा देगा। यहाँ पे रिप्रेशन मैंने पिछली बार बताया था, अभी 2-3 स्लाइड पहले, कि unacceptable real feelings जो है वो रिप्रेस्ड कर देगा, मतलब दबा देगा। एंड acceptable opposite, मतलब जो एक्चुअल जो भी फीलिंग्स है वो कैसी है, अनएक्सेप्टेबल, अनप्लीजेंट, अच्छी नहीं है, उसको नहीं मजा आ रहा है उस फीलिंग्स के साथ, उससे टोटल ऑपोजिट जो फीलिंग्स है वो यहाँ पे पर्सन जो है वो एक्सप्रेस करेगा। एक्चुअल फीलिंग्स कैसी है, अनप्लीजेंट, लेकिन टोटली अनप्लीजेंट का ऑपोजिट क्या हुआ, प्लीजेंट, मतलब अच्छा दिखाना, ठीक है। एग्जाम्पल भी यही है कि विमेन who actually dislikes her mother-in-law hide her feelings by being always nice to her। यार ये जो सासू और बहू का जो मैटर है ना, वो सांप और नेवले वाला है। हम क्या करते हैं कि सांप और नेवले को कैसे भी करके हम साथ रखना चाहते हैं, लेकिन एक नेचुरल टेंडेंसी है कि सांप और नेवला जो है वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकता, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बात है कि विमेन हु एक्चुअली डिसलाइक्स हर मदर इन लॉ, हार्डली मैंने देखा है कि मदर इन लॉ जो है वो जो बहू है उसको मदर इन लॉ काफ़ी पसंद हो, लेकिन जैसे जैसे करके उसको दिखाना तो पड़ेगा, तो वो क्या करेगी कि नहीं पसंद है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ द मदर इन लॉ शी विल बिकम नाइस। वो काफ़ी अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट करेगी कि यार आई लाइक यू, ऐसा करके बोलेगी, यार अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएगी, ये करेगी, वो करेगी। तो ये टाइप का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसी को हम कहेंगे रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। नंबर 5, कन्वर्जन। देखो नाम के अंदर ही मीनिंग है, काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर ऐसा ही है कि नाम के अंदर ही उसका मीनिंग निकल जाता है। कन्वर्जन मतलब कहीं ना कहीं कन्वर्ट की बात हो रही है। क्या कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, इन दिस पैटर्न ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशनल के लेवल पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड आर कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सिम्टम्स, ठीक है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे माइंड के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब गड़बड़, एक तरफ की जो भी खचपच मची हुई है, गड़बड़ मची हुई है, वो जैसे जैसे करके कन्वर्ट होती है फिजिकली, जिसको हम एक तरफ से कहते हैं सोमेटिक सिम्टम्स,
सोमेटिक आगे आएगा डिसऑर्डर में, मैं सिखाऊंगा पूरा। सोमेटिक सिम्टम्स, ठीक है। सोमेटिक का ही मतलब है फिजिकल, कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सिम्टम। इट रिसॉल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शांत हो जाता है। क्या है उसमें एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट नर्स हु इज वेरी एंक्सियस अबाउट हर एग्जामिनेशन में डेवलप द हेडेक। आपको भी होता होगा एग्जाम के टाइम पे सिर दर्द करना, हेडेक होता है, ज़्यादा स्ट्रेस है उस वक्त, फिर एपेटाइट प्रॉब्लम होता है, स्टमक पेन चालू हो जाता है, लैक ऑफ एपेटाइट होता है। मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे, माइंड में है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रही है, फिजिकल लेवल पे हो रही है, भूख नहीं लग रही है, हेडेक हो रहा है, ये सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स कहीं और है और उसका रिएक्शन जो है वो कहीं और पे हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म। नंबर 6, डिसोसिएशन। टर्मिनोलॉजी के अंदर मैंने आपको ये सिखाया था डिसोसिएशन, ठीक है। कहीं ना कहीं डिसोशिएट हो जाना, एक होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है टू कनेक्ट एंड डिसोसिएशन का मतलब होता है डिस्कनेक्ट। क्या डिस्कनेक्ट होने की बात हो रही है यहाँ पे, अनकॉन्शियस सेपरेशन ऑफ पेनफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस फ्रॉम एन अनएक्सेप्टेबल आइडिया, सिचुएशन और द ऑब्जेक्ट। पार्शियल एमनेजिया, एमनेजिया का मतलब होता है पार्शियल और टोटल मेमोरी लॉस। पार्शियल और टोटल मेमोरी लॉस, उसी को हम कहेंगे एमनेजिया। यहाँ पे पेशेंट क्या करता है कि अनकॉन्शियस सेपरेशन ऑफ जितनी भी पेनफुल फीलिंग्स है, जितने भी पेनफुल इमोशंस है, उसको अनएक्सेप्टेबल वे के अंदर एक अनएक्सेप्टेबल आइडिया, सिचुएशन और ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करता है, जैसे ऐसे करके भुलाने की कोशिश करता है। बहुत बार ऐसे होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊं इस डिफेंस मैकेनिज्म को, कि मान लो कि कोई ऐसा पेशेंट है जो बचपन में विक्टिम था चाइल्ड अब्यूज़ का। कोई एक ऐसा पेशेंट है जो बचपन में था चाइल्ड अब्यूज़ का विक्टिम, उसको आप एडोलेसेंट एज में या तो अडल्ट एज में आप पूछेंगे कि आपके साथ चाइल्ड अब्यूज़ कब हुआ था, एग्जैक्ट ना बताए तो एटलीस्ट कौन से ईयर में हुआ था या कितनी उम्र थी जब आपका चाइल्ड अब्यूज़ हुआ था। अगर आप पेशेंट को पूछोगे तो पेशेंट को कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि पेशेंट ने खुद वो जो पेनफुल इमोशन है, पेनफुल एक्सपीरियंस जो है, उसको जैसे तैसे करके अपने दिमाग से क्या किया है, फॉरगेट किया है, निकाल दिया है, भुला दिया है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, डिसोसिएशन। हो गया एकदम इजी। एंड लास्ट, डिनाइल। अरे बाप रे, डिनाइल तो क्या कह सकता हूँ, अभी ग्रीफ जो है उसमें ये ज़्यादा पाया जाता है। डिनाइल, ग्रीफ टर्मिनोलॉजी मैंने समझाई थी, आगे आएगा अभी स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग सब आएगा, ठीक है, डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन डिनाइल जो है वो एक तरफ से जब ग्रीफ सिचुएशन होती है पेशेंट के साथ, तब ये डिफेंस मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन में आता है। एन इंडिविजुअल रिफ्यूजेस टू फेस द रियलिटी। डिनाइल मतलब क्या, एक तरफ से इग्नोर कर देना। डिनाइल का मतलब एक तरफ से इग्नोर कर देना, ना बोल देना, मना कर देना। एक्चुअल में कोई इंसिडेंट हुआ है, जैसे कि लॉस ऑफ क्लोज वन हुआ है, किसी लव्ड वन या क्लोज वन की डेथ हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे पर्सन या पेशेंट क्या बोलेगा कि नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, किसी की डेथ नहीं हुई है। इस तरफ से मतलब द पेशेंट इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट हैज हैपेंड। जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करने के लिए पेशेंट तैयार नहीं है। यहीं पे वही बात है कि रिफ्यूजेस टू फेस द रियलिटी, रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहा है पेशेंट। इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम शॉक ऑफ रियलिटी। डिनाइल की वजह से क्या होता है कि पेशेंट जो है वो एक सदमा जो लगता है, शॉक जो लगता है, उससे बच जाता है। पर्सन अनकॉन्शियसली यूज दिस मैकेनिज्म एंड दिस रिएक्शन इज फॉर सम टाइम। एक कुछ थोड़े घंटों के लिए होती है ये डिनाइल जो है, उसके बाद में तो कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी डेथ हो या कैसा भी लॉस हो, उसको एनी हाउ वी हैव टू एक्सेप्ट, ठीक है। डिनाइल इज क्वाइट हार्मलेस एंड कैन लीड्स टू सीरियस डिफिकल्टीज इन हेल्थ। अगर आप हर चीज़ डिनाइल करते जाओगे लाइफ में तो आप रियलिटी से काफ़ी दूर हो जाओगे।
मैनी टाइम्स वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट हैज़ हैपेंड। बस जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यही एक वे है मेंटल हेल्थ को अच्छी रखने का। एंड लाइफस्टाइल इफ प्रैक्टिस इन एक्सेस, अगर ये डिफेंस मैकेनिज्म को सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन में लिया जाए तो हमारी जो हेल्थ जो है, खास करके साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, when someone close or loved one die in the family, some people say no, he is still alive। पर्सन क्या बोलेगा कि नहीं, किसी की डेथ नहीं हुई है, वो अभी जिंदा है, उसी को कहेंगे डिनाइल। रिफ्यूज कर देना, मानने से या एक्सेप्ट करने से मना कर देना। कुछ भी करो, पेशेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि ये हो चुका है, ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे डिनाइल नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। सो दिस आर द सर्टेन डिफेंस मैकेनिज्म, पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। अगला जो लेक्चर जो होगा हम ग्रेजुअली अभी स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे मैं आपको डिसीज कंडीशन मतलब डिसऑर्डर के ऊपर भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे कि बहुत सारे व्यूज़ है, 150-200 शुरुआत के, अभी तो 3-4 लेक्चर मैंने डाले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो आप कमेंट कर दिया करो, चैनल को बेल आइकन को टच कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊँ वो सीधा आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख जाए और आप लोग को उसका बेनिफिट ले सके, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।